हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है सेटअप। कल की तरह वही वाइट दीवार आपके सामने आती और कुछ धुंधला दिखता, कुछ दिखता ही ना। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज करने की प्रयास किया है। तो कैसी लग रही है क्लास। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा डीप में जाके कंसेप्चुअल या फैक्चुअल चीज़ों को, फैक्ट को बाहर रखिए, क्योंकि फैक्ट तो हम डिस्कस कर लेंगे, बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, जो उसका आंकड़ा हम अगर बना लिए, प्लॉट तैयार कर लिए, तो उस प्लॉट के ही माध्यम से हम चीज़ों को लिंक कर पाए। जब प्लॉट ही नहीं पता है भैया, तो कैसे हम लिंक कर पाए। तो हमने कल आपको बताया था, वो आप भूले भी नहीं होंगे और चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो भारत क्यों आए, क्या रीज़न था उनका भारत आने का। और फिर मैंने ही आप लोगों को यही बताया था कि महारानी से परमिशन लेके आए वो यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या कार्यकाल रहा, कैसे कैसे उन्होंने किया। 1775 के रिलेटिव एक्ट, कंपनी पे एक नियंत्रण एक्ट था, ये भी मैंने आपको बताया। फिर बात करेंगे 1781 की एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब ये जान के चलिए कि अंग्रेज भारत आए तो उनका उद्देश्य था व्यापार करना, उनका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन वो व्यापार ना करते हुए विस्तार करने लगे। तो परमिशन से आए थे महारानी के। तो सीधी सी बात है, मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरे अंडर में, आपके अंडर में कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा और वो बाहर जाएगा, आप उसको 5,000 की पगार दे रहे हो और वो 5 लाख रुपए महीना कमाएगा, तो आपको भरोसा है कि वो आपकी बात मानेगा या वापस आके वो आपको खुद नौकरी पे अपने यहाँ रख लेगा। पहली बात, अगर ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो महारानी को इसी का डर था कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे व्यापारी जो यहाँ के थोड़े बहुत समूह के व्यापारी हैं, वो इतना ज़्यादा धन संसाधन ये सब चीज़ें वहाँ इकट्ठा कर ले या कि ब्रिटेन का इतिहास बदल दे। तो उसके बाद उन पे नियंत्रण करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई, जैसा मैंने कल आपको बताया था। तो मित्रों, आप सबसे बड़ी बात ये है कि आंकड़ा आप दिमाग बैठाइए, अंग्रेज भारत आए, किसकी परमिशन से आए। फिर बाद में वही महारानी अपने उन्हीं व्यापारियों पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर रेगुलेटिंग एक्ट भेजती रही कि उनको ये पता चलता रहे कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी के अंडर में हैं। ये सारी चीज़ें समय समय पर महारानी भेजती रही। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, जब मैंने कल आप लोगों को काम दिया था 1857 की क्रांति, मैंने आपको बताई थी, ये इतिहास का विषय है, लेकिन इसको इससे कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1858 मैग्ना कार्टा भारत आया क्यों। सोचिएगा, क्रांति नहीं होती 1857 की, तो क्या समानता का जो ये मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र है, ये भारतीयों को मिलता। आप सोचिए, इसको दिमाग से सोचिए, हर चीज रटने से नहीं होगी। आप कॉपी खोल के बैठ गए, किताब खोल के बैठ गए, 8-8 घंटे 9-9 घंटे उसी में जुटे हुए, धंसे हुए, नहीं, इससे नहीं होगा। आप कम समय में चीजों को अच्छे से पढ़िए, इसका एनालिसिस करिए, तब मैं मानता हूँ कि हाँ, आपने पढ़ाई पूरी तरीके से की है। आपको कंसेप्ट अगर पता है तो फैक्ट आपको ना भी याद होगा, तो आप उसके आधार पर, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पक्का सही करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बातों को फिर से स्टार्ट करूंगा। इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें। तो 1857 क्रांति के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि उनकी सत्ता अब भारत से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने 1858 में ब्रिटेन की महारानी ने मैग्ना कार्टा, एक अधिकार पत्र भेजा भारत में, और उन्होंने कहा कि अब जैसे हमारे भारत के नागरिक वही अधिकार प्राप्त कर रखे रहेंगे जो ब्रिटिश नागरिक कर रहे हैं। दोनों को समान कहने की बात की गई इस मैग्ना कार्टा, इस अधिकार पत्र में। तो मित्रों, 1858 के बाद मैंने कहा था ना, 1800 में लॉलीपॉप दिया, और वो लॉलीपॉप किसके काम आया, केवल शिक्षित वर्गों के काम आया। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आज भी भारत का समाज आप देख लीजिए, किसी गांव में जाइए तो गांव के लोगों को कहते हैं भैया हम नहीं जानते, प्रधान जी जो कहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है, या मुखिया जी जो कहेंगे वही हम कर देंगे। पुरुष प्रधान समाज रहा है भारत का, पितृसत्तात्मक संस्कृति, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी इतिहास का विषय है, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी पॉलिटी का विषय, तो पॉलिटी बात करता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में 10% जो जनसंख्या थी, शिक्षित वर्ग जो थे, जो बड़े लोग थे, जमींदार थे, प्रधान थे, मुखिया थे, सरपंच थे, वही बाकी सभी पब्लिक को, बाकी सभी लोगों को वही कंट्रोल करते थे। वो बोलते थे हाँ भाई ये बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा कानून है, सब कुछ ठीक है, सबको सब कुछ मिलेगा, वो मान जाते। आज भी
अगर इसको आधुनिक भारत से या अभी के भारत से कनेक्ट करिए तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में ये वाली झलक तो आपको दिखी जाएगी कि आज भी कंट्रोल करते आ रहे यही वो लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई अधिकारी हो आपका, अपने छोटे अधिकारी को कंट्रोल करके रखता है। तो स्वायत्तता की भावना जैसे कि मुझे लगता है कि अभी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि नहीं ही है, धीरे धीरे इसका प्रयास किया जा रहा है। अब भाई कहते हैं साक्षरता एजुकेशन मौलिक अधिकार है, सब कुछ है। तो आप ये बताइए, अपने दिमाग में सोचिए, क्या फंडामेंटल राइट्स में जो 6 से 14 साल के बच्चों को कहा जा रहा है भैया इनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आप बताइए। मैं तो सच बता रहा हूँ, एज ए ह्यूमन बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं देखता हूँ कि कभी भी कल ही मैं गया था यहाँ पे PVR के पास था, तो 6 से 14 साल के जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार आप देने की बात कर रहे हैं, उसी उम्र के बच्चे हाथ में गुब्बारा और लॉलीपॉप लेके सड़क पे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून की असफलता कहें या पूरी तरीके से किसी कानून को या किसी अधिकार को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भारत का भी उतना अच्छा नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों की समझ अच्छी नहीं है। तो फिलहाल ये भी चर्चा का विषय नहीं है, या आगे चर्चा इसकी की जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात है, आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो पहले दिमाग को अपने खोल के पढ़िए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रेशर में लेके पढ़ते हैं, भैया हमको ये पाठ खत्म करना, भैया नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा, सब चीज़ें यही होती हैं, यही हुई हैं और यही होगी भी। तो हर चीज़ें यही हुई हैं, यही होती हैं। जो IAS बनते हैं क्या वो 4-5 हाथ पैर तो होते नहीं हुए, होते आप ही हम लोगों में से एक, तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी संस्थान, चाहे मैं कितना भी चीख चिल्ला के आपको पढ़ाओ, काम पूरा करेंगे ही नहीं तो मैं आपके घर पे तो आगे कॉपी चेक नहीं करूँगा, मैं देखूंगा नहीं। तो 1857 के आगे 1858 हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं 1861, इसको नोट कर लीजिए, 1861 भी आपको पढ़ना है। यही जो नियम था उसमें विभागीय प्रणाली की बात सबसे पहली बार की थी कि अब विभाग बनाए जाएंगे, इसमें भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा साथ में बैठने। ये आप पढ़िएगा और उसमें कुछ भी अगर फंसता तो मुझसे पूछिएगा। फिर आप पढ़ेंगे 1892, उसमें भी आप पढ़िएगा ठीक से, उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। फिर आप पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 पढ़ेंगे, उसको भी आप पढ़िए। 1919 मांटेग्यू चेक को सुधार अधिनियम पढ़ेंगे। ये सब आपका होमवर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर दिन मैं कहानी नहीं सुनाता रहूँगा। अब आपको खुद से करने की जरूरत है, और जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आई मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा। बस एक सिनेरियो दिमाग में रखिए, अंग्रेज भारत आए व्यापार के लिए, व्यापार करने के बाद महारानी ने उनको अपने अंडर में रखा, क्रांति हुई। फिर अब जो भी नियम और कानून बनेगा वो ये दिमाग में मद्देनजर रख के बने, कोई ऐसी चीज ना बन जाए कि फिर से कोई उपद्रव या कोई विद्रोह फिर से हो जाए। तो बस लॉलीपॉप है 1909 पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, ये भी लॉलीपॉप था भारतीयों के लिए। अब आप देखेंगे कि 1858 के बाद जो चीजें आएंगी उसमें भारतीयों को ये दिया जाएगा, वो दिया। कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से कि 1857 के बाद की चीजें अब जो आएंगी वो यही आएगी कि भारतीयों को हर अधिनियम आप पढ़ेंगे उसमें यह लगे भारतीयों को ये छूट दी जाएगी, इनको विधानसभा में बैठने दिया जाएगा, इनको विधानमंडल बैठने दिया जाएगा। मतलब अब जो अंग्रेज शासन अब करेंगे वो लॉलीपॉप दिखा के करेंगे। जैसे मैंने आपको लॉलीपॉप, बेटा ये लो ले लिया, मेरे बच्चे ने लॉलीपॉप खाई, तो उसको लगा कि अरे लॉलीपॉप उस वाली लॉलीपॉप से अच्छी फेंक दिए। उतने टाइम तक, जितने टाइम तक वो बच्चा मुंह में लॉलीपॉप लिया उतने टाइम तक आप शांत थे ना, आप खुश थे। तो वही सिस्टम था कि अब कोई भी नियम बनाया, 5-6 साल अप्लाई हुआ, अरे लगने लगा भारतीयों के मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है। फिर उन्होंने जैसे हाथ उठाने का प्रयास किया, फिर दूसरा नियम पटक दिया, लो भैया ये कमी इसमें थी, आप लोग मांगते थे, हम इसमें ये दे दिए। अब जो 1947 के पहले तक का जो भी अधिनियम चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप होना चाहिए। 28 में साइमन कमीशन भी आता है, इस पे आप लोग टिप्पणी करिएगा, बताइएगा क्या है मामला। तो मामला आप समझ ही गए हैं, बता रहा जो मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ ही गए हैं। फैक्ट आपको किताब से पढ़ना है। मैंने कल भी कहा था कि NCERT आप लोग चुपचाप ले लीजिए, NCERT ज्योग्राफी भी ले लीजिए भैया 6 से 12 तक की, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्जी किताबों को आप खरीदते रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, एक लाइब्रेरी बन जाएगी तो उसी लाइब्रेरी को आप गरीबों को दान दे देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। आप किताबों को पढ़िए अच्छे से। एक किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए, और 100 बार आप NCERT को पढ़ते हैं तो हर बार NCERT आपको कुछ ना कुछ नया देता है।
तो एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी में दिए हुए चीजों को करंट से लिंक करने का प्रयास कीजिए। जैसे चक्रवात मौके पे चल रहा है। अब आप चक्रवात जो भी गुजरात के तट पे टकरा उसका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सा वो साइब चक्रवात है जो अभी हाल ही में भारत में एंटर किया है, आज ही, उसका नाम क्या है। और फिर चक्रवात एक सब्जेक्ट भी है, एक विषय के रूप में ज्योग्राफी में है, कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, ज्योग्राफी पढ़िए पूरा डिटेल, इसका समझ में आपको आ जाएगा। तो ये चक्रवात करंट में अभी जो चल रहा है, इसको आप उसका बेसिक कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और उसको लिंक कर देंगे। तो छोटी सी चीज है, अगर आप समझिए तो हर दिन अगर हम 6-7 घंटे चीज़ों को इंटरलिंक करने में दे के पढ़ाई करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको धीरे 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 सतत प्रयास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि आपकी जानकारी और आपका सिस्टम और आपका लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जनसत्ता पेपर, जी बिल्कुल जनसत्ता पेपर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं द हिंदू मुझे मानता है बैंक एसएससी पीओ वगैरह जो बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ से चीज़ें पूरी आप द हिंदू एज अ फाइनल पेपर, बिकॉज मेरा मानना है ये सारी किताबें आपको पता हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो, हर फैक्ट आपको पता हो, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। वो भी द हिंदू अगर सही से पढ़ेंगे तो 4-5-6 घंटे लग जाते हैं। तो जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, जिनका फैक्ट पता ही नहीं है, वो द हिंदू लेके बैठेंगे तो द हिंदू पढ़ के खत्म हो जाएंगे ना। तो हम चीज़ों को पढ़ेंगे स्मार्ट तरीके से कि कैसे हमको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। तो एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत मैंने कल सजेस्ट किया था, तो कल का काम था 1858, आज 1861, 1892, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसको कहा जाता है कि हमारा 50% से ज्यादा का संविधान तो यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 तक आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद उसका कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट फिर बता दे रहा हूँ, वही है कि महारानी आपको बीच बीच में नियम कानून बनाती रहेंगी, भेजती रहेंगी। जब तक हम उस नियम कानून को नहीं समझे होंगे तब तक हम उनके उस चक्कर में फंसे रहेंगे, हमारे साथ अच्छा हो रहा है हमारे। लेकिन जब हमको पता चलेगा कि ये नियम केवल दिखाने के लिए था, लॉलीपॉप के रूप में, तो हम फिर विद्रोह करेंगे। तो जैसे विद्रोह करेंगे दूसरा अधिनियम आ जाता है। तो कुल मिला के लॉलीपॉप दिखा के शासन करने की जो राजनीति है वो 1857 के बाद से शुरू होती है और 1935 में देखी जाती है और अंततोगत्वा 1947 में न चाहते हुए भी अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ता है। सोचने की बात है, क्या सफर शुरू हुआ है 1600 ईस्वी से, आंख बंद करके सोचिए, और 1947 तक, बताइए कितने सालों तक जो है अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, इसको नोचा कचोटा, इसकी आर्थिक संसाधनों को हिला के रख दिया। यहाँ से कितनी चीजें आज भी ब्रिटिश की म्यूजियम में रखी हुई जो भारत की हैं, जो धीरे धीरे प्रयास ही कर सकते हैं, जबरदस्ती तो वहाँ से लड़ाई करके हम ला नहीं सकते, लेकिन जो भी चीजें हैं संसाधनों के रूप में भारत आज भी बहुत ज्यादा, देखिए, समृद्धशाली देश है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है ना। तो सोचिए कि 300-350 सालों तक शासन किया अंग्रेजों ने, उसके पहले मुगलों ने, और उसके पहले दिल्ली सल्तनत आप देख ही रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आपका इल्तुतमिश हो गया, रजिया बेगम हो गई, फिरोज शाह तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, जलालुद्दीन, मतलब भैया इतिहास देखिए कि जो भी आक्रमण हुए हैं वो संसाधनों को खींचने के लिए। जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं वो सब धन की लिप्सा के लिए हुए। बाबर क्या था, कांधार से भगाया गया था, कुछ नहीं था, भटक रहा था। इतिहासों को अगर मैं एक नजरिए से देखूं तो उसको राणा सांगा ने कहा कि भैया आइए और जुड़ जाइए, आक्रमण करिए दिल्ली पर, आइए और आक्रमण करिए। इब्राहिम लोदी शासक था उस वक्त। तो भारतीयों में मैंने कल एक कंसेप्ट बताया, भारतीय आपस में लड़ते थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से राणा सांगा ने इनवाइट किया ही था। उसके मामा लगते थे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, उन्होंने भी भारत आने के लिए बाबर को इनविटेशन दिया, आइए भैया आइए। उन लोग का मानना यह था कि मुगल्स जो है वो एक आक्रमणकारी के रूप में आएंगे और भारत को की संपदा, धन जो भी उनको मिलेगा वो लूटेंगे और निकल के भाग जाएंगे।
यही तो वो फंस गए, क्योंकि बाबर ऑलरेडी अपने यहां से ही भगाया गया था, वो तो घर ढूंढ रहा था। आया, युद्ध हुआ पानीपत का, और मुगलों ने दिखा दिया कि हम श्रेष्ठ हैं तुमसे ज्यादा, गद्दार तो तुम्हारे घर में बैठे हैं। अगर ये गद्दारी नहीं की गई होती तो क्या भारत में बाबर होता, गोरी होता, गजनबी होता? बताइए। गोरी तराइन के युद्ध में क्या भयंकर रूप से पराजित हुआ था 1191 में पृथ्वीराज के हाथ में। तो आप बताइए 1192 में फिर से वही गोरी कैसे जीत जाता है?